Beyond Order -12 More Rules for Life. Book by Jordan Peterson. Introduction. आपके रोजमर्रा के काम में सेफ्टी भी है और कंफर्ट भी, क्योंकि आपको पता होता है कि सुबह, दोपहर और रात में आपको क्या क्या करना है। किसी चीज की आदत पड़ने से वो आसान लगने लगती है, लेकिन सेफ्टी और आराम के उस पार एडवेंचर होता है। चाहे आप एडवेंचर ढूंढ रहे हों या नहीं, लेकिन फिर भी अनजान चीजों के बारे में कुछ तो ऐसा होता है जो हमें उनकी ओर खींचता है। आप अपने बारे में ऐसी बातें डिस्कवर कर सकते हैं जो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना कभी भी नहीं खोज पाते। जब कोई चीज जानी पहचानी होती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही आप ग्रो कर पाएंगे। इससे आपका कैरेक्टर बनता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये समरी आपको सिखाएगी कि स्ट्रॉन्ग और बोल्ड कैसे बने। ये सब नई आदतें और माइंडसेट बनाने से किया जा सकता है। आप ये सब खुद के लिए, दूसरों के लिए और सोसाइटी के लिए करना सीखेंगे। तो क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करने के लिए तैयार हैं? डू नॉट केयरलेसली बिलिटल सोशल इंस्टीट्यूशंस। इस बुक के ऑथर जॉर्डन पीटरसन एक साइकोलॉजिस्ट हैं। बाकी साइकोलॉजिस्ट की ही तरह ही इनके पास भी अक्सर अजीब पेशेंट्स आया करते थे, लेकिन हैरी नाम का पेशेंट था जिसकी ओर जॉर्डन का ध्यान गया। हैरी को लोगों से बात करने में, घुलने मिलने में बहुत मुश्किल होती थी। वो अकेला था और सबसे अलग थलग रहता था। उसकी बेटियां भी उसके साथ नहीं रहती थी और उसके भाई बहन बहुत पहले ही गुजर चुके थे। हैरी की कुछ समय के लिए एक पार्टनर भी थी, लेकिन कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी भी मौत हो गई थी। हैरी का बचपन भी उथल-पुथल से भरा हुआ था। उसके पिता गाली गलौज करते थे और उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। उसकी माँ शराब के नशे में डूबी रहती थी। हैरी कभी भी एक बच्चे और एडल्ट के रूप में अपने साथियों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाया। इन चीज़ों की वजह से हैरी की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वो डिप्रेशन में रहता था, उसे हमेशा चिड़चिड़ाहट होती थी और जल्दी गुस्सा भी आ जाता था। जॉर्डन के साथ थेरेपी सेशन में भी वो चुप ही रहता था। उसे लोगों से बात करने की आदत ही नहीं थी, तो वो और करता भी क्या? लेकिन थेरेपी सेशन में ज़रूरी होता है कि थेरेपिस्ट और पेशेंट बात करें। लेकिन जॉर्डन ने महसूस किया कि हैरी ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए हैरी के साथ हो रहे सेशन में जॉर्डन ने कुछ हटकर किया। जॉर्डन चुप रहते थे और फिर धीरे धीरे हैरी उनसे बात करने लगा। शुरू के कुछ सेशंस में तो हैरी ही बात किया करता था। वो खुद से ही बात करता था। वो जॉर्डन से आंखें नहीं मिलाता था और ना ही उनसे कुछ पूछता था। हैरी को जो चीज़ें परेशान कर रही थीं वो उसके बारे में बताता था। हैरी 1 घंटे ऐसी ही बातें बताकर निकाल दिया करता था जो उसे नापसंद थीं। हैरी को जॉर्डन से बात करने में और उनकी बातें सुनने में कई साल लग गए, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छे के लिए ही हुआ। हैरी धीरे धीरे फेस्टिवल्स और आर्ट गैलरी में जाने लगा। वो लोगों से कनेक्ट करने लगा और उनसे दोस्ती करने लगा। हैरी के केस ने जॉर्डन को सबसे बेसिक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में याद दिलाया कि हमारा मेंटल स्टेट ठीक बना रहे उसके लिए हमें दूसरे लोगों से घुलने मिलने और बात करने की ज़रूरत है। ज़रा सोचिए कि अगर आपके पास कोई बात करने के लिए ही नहीं होगा तो आप अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज्ड कैसे रख पाएंगे? हमें लोगों से बात करने की ज़रूरत होती है जिससे कि हम अपने अतीत से कुछ सीख सकें। अतीत के बारे में बात करने से ये भी डिसाइड करने में मदद मिलती है कि हमारे कौन से पुराने एक्सपीरियंस याद रखने लायक हैं और कौन से नहीं। जैसे कि जब आप बुरे समय से गुजर रहे होते हैं तब आपकी हिम्मत टूटती हुई सी लगती है। आपके दोस्त आपको याद दिलाएंगे कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि उन्होंने आपको चैलेंजेस का सामना करते हुए देखा है। उन्हें ये सब याद होता है क्योंकि कभी आपने ही उनसे ये सब शेयर किया था। अगर आप फ्यूचर के बारे में भी अपने दोस्तों से बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आप अभी कहाँ हैं और आपको आगे क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए, जिल ने अपनी दोस्त क्रिस्टीन को बताया कि उसकी जिंदगी का कोई गोल नहीं है। जिल को नहीं पता कि वो जिंदगी में क्या करना चाहती है। फिर क्रिस्टीन ने जिल को उसकी क्वालिटीज़ और खूबियों के बारे में बताया। जिल केयरिंग है और दयालु भी। वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकती है, जैसे कि नर्स या बुजुर्गों की केयरटेकर बन सकती है।
दूसरों लोगों से बात करने में आप ये भी समझ सकते हैं कि आप आखिर चाहते क्या हैं। ट्रिस्टन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ट्रिस्टन अपने दोस्तों से हमेशा शिकायत करता रहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ट्रिस्टन शर्मीला नहीं था, वो हर हफ्ते डेट पर भी जाया करता था। लेकिन उसे कोई ऐसी लड़की नहीं मिल पाई थी जिसे वो असल में प्यार करता है। फिर उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि आखिर वो किस तरह की लड़की चाहता है। ट्रिस्टन को एक शांत, होशियार और दयालु साथी चाहिए थी। वो चाहता था कि वो लड़की भी उससे उतना ही प्यार करे जितना वो उससे करता हो। जब ट्रिस्टन ने अपने दोस्तों को ये सब बताया तब उसे एहसास हुआ कि वो किस तरह की पार्टनर चाहता है। ट्रिस्टन ने ये महसूस किया कि जिन लड़कियों को वो डेट कर रहा था वो उसकी पसंद से बिल्कुल अपोजिट हैं। वो ऐसी लड़कियों को डेट कर रहा था जो मतलबी, फ्लर्ट करने वाली और गुस्सैल थीं, और ये बात उसने तब फील की जब उसके दोस्तों ने उससे वो सवाल पूछा था। तब ट्रिस्टन ने किसी लड़की को जानने के लिए समय निकालना शुरू किया। ट्रिस्टन ने अब सिर्फ किसी लड़की के हाँ कह देने से डेट पर जाना बंद कर दिया था। अब वो डेट पर जाने से पहले ये देखता था कि उनमें कितनी कंपैटिबिलिटी है। डू नॉट हाइड अनवांटेड थिंग्स इन दी फॉग। रे और विवियन की शादी को 30 साल हो चुके हैं। आप सोचेंगे कि इतने लंबे समय तक साथ रहने की वजह से इनके बीच बहुत प्यार होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर शादियों की ही तरह इनमें से एक डिप्रेस्ड और मजबूर था। इस केस में वो विवियन थी। विवियन ने फील किया कि उसका हस्बैंड सेल्फिश है। रे को इस बात से बहुत फर्क पड़ता था कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो हमेशा अपनी रेप्यूटेशन के बारे में सोचता रहता था। अगर विवियन कोई भी ऐसा काम करती थी जो रे की नज़र में गलत होता था तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था। विवियन को खुद के ही घर में मेहमान जैसा फील होने लगा। उसे हर वो आर्ट और फर्नीचर नापसंद थे जो रे ने घर में भर रखा था। सभी आर्ट और फर्नीचर बड़े भड़कीले थे। रे इन्हें सिर्फ इस वजह से लाया था कि वो दिखा सके कि वो कितना अमीर है। ये इस बात को साबित करता है कि रे अपनी रेप्यूटेशन की कितनी परवाह करता था। विवियन अपने ही घर को सजाने के बारे में कुछ नहीं बोल पाती थी, या यूं कहे कि उसकी चलती नहीं थी। इसलिए उसे अपना घर कभी अपना लगा ही नहीं, क्योंकि वहां उसकी पसंद की एक भी चीज नहीं थी। जब भी वह किसी पेंटिंग या काउच को देखती तो उसे खूब गुस्सा आता, लेकिन 30 साल साथ रहने के बावजूद वो रे से इस बारे में कुछ नहीं कह पाई थी। अब सुनने में ये लगेगा कि डेकोरेशन को लेकर गुस्सा करना कहाँ की समझदारी है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना? लेकिन ये सोच गलत है। विवियन का आर्ट और फर्नीचर को लेकर गुस्सा करने के पीछे एक गहरा मतलब है। वो रे के साथ रहकर दुखी हो चुकी थी। उसने कभी भी उससे इस बारे में सवाल नहीं किया और उसकी मर्जी चलने दी। दूसरे शब्दों में कहें तो विवियन ने लड़ाई झगड़े से दूर रहना ही ठीक समझा। विवियन को झगड़ा या बहस करना पसंद नहीं था। रे घर को जैसे डेकोरेट करना चाहता था, उसने उसे वैसा ही करने दिया। विवियन को इतनी छोटी सी बात के लिए बहस करना फिजूल लगता था। वो जानती थी कि अगर उसने अपने मन की बात कही तो रे गुस्सा हो जाएगा और ये एक लड़ाई का रूप ले लेगा जो महीनों तक चलेगी। और यह कहने की तो जरूरत नहीं है कि विवियन जानती थी कि आर्ट और फर्नीचर की लड़ाई वहीं पर खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि इससे कई और लड़ाइयां खुल जाएंगी। जैसे कि विवियन बहुत अच्छे से जानती थी कि फिर बात यहां तक जरूर पहुंचेगी कि कैसे उसे अपने ही घर में मेहमान जैसा फील होता है। विवियन ने आखिर रे को तलाक दे दिया, लेकिन उसने कभी भी उससे बात नहीं की कि वो इंटीरियर डेकोरेशन को लेकर कितनी नाराज थी। शादी एक बड़ा ही प्यारा रिश्ता है। दो लोगों का जिंदगी भर साथ रहना बहुत ही एक्साइट करने वाला थॉट है। लेकिन शादी को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो आप विवियन के जैसे होने से कैसे बच सकते हैं? इस बात को समझिए कि अपने पार्टनर के साथ होने वाली कोई भी छोटी बात छोटी नहीं होती है, और ये मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं। जरा उन बातों के बारे में सोचिए जो आपको नापसंद हैं और आपका पार्टनर करता है। जैसे कि वो अपना काम करने के बाद फैला हुआ सामान साफ नहीं करता है। आप हमेशा उसके जूठे बर्तन और कपड़े ही समेटते रहते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप जिंदगी भर उससे सफाई करने के लिए ही कह रहे हैं। क्या आप इस चीज को जिंदगी भर सहन कर सकते हैं? आपको उन टॉपिक्स के बारे में भी बात करने की जरूरत है जिसे लेकर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं।
आपको किसी भी प्रॉब्लम को जल्द ही सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि वो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम न बने। अगर आप आज बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये आगे चलकर लड़ाई का रूप ले लेगा। Notice that every opportunity is lost where responsibility has been abandoned. जॉर्डन पीटरसन साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर होने के नाते करियर को लेकर एडवाइस भी देते हैं। लोग उन्हें अपने बॉस के खड़ूस होने से लेकर नाकाबिल कलीग के बारे में बताते हैं। वो जॉर्डन से पूछते हैं कि ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। जॉर्डन उनसे कहते हैं कि वो ऐसी काम की चीजें करें जो कोई और नहीं कर रहा हो। जो चीजें ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं उन्हें ऑर्गेनाइज कीजिए। प्रोडक्टिव बनिए। अपने रोल, कंपनी और अपनी इंडस्ट्री के बारे में और जानिए। आप जहां काम कर रहे हैं वहां के लिए वैल्यूएबल बनिए। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे जॉर्डन आपसे हार्ड वर्क करने के लिए कह रहे हों, लेकिन इसे एक एम्प्लॉई होने के नाते खुद में वैल्यू ऐड करने की तरह देखिए। आपकी कंपनी के लोग जब आपकी मेहनत देखेंगे तो आपकी अहमियत समझेंगे, आपकी वैल्यू जानेंगे और उसी हिसाब से फिर आपको इनाम भी देंगे। अगर फिर भी वो आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरी जॉब ढूंढिए। इम्पोर्टेंट काम करना मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा बड़े काम ही करो। छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आपने कई बार नोटिस किया है कि मीटिंग की अटेंडेंस शीट हमेशा खो जाया करती है और किसी एम्प्लॉई ने मीटिंग अटेंड की है या नहीं इस बात पर हमेशा बहस हो जाती है। तो आप सजेस्ट कीजिए कि ऑनलाइन स्प्रेडशीट को यूज़ किया जाए जिससे कि एम्प्लॉई का अटेंडेंस रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन ऑनलाइन स्प्रेडशीट ही क्यों? क्योंकि इसे मैनेज करना आसान है और ये कभी खोएगा भी नहीं। आप इसमें किसी इंसान का नाम आसानी से ढूंढकर पता लगा सकते हैं कि उसने मीटिंग अटेंड की थी या नहीं। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन इसे सॉल्व करने से दो फायदे होंगे। पहला ये कि इससे बहस होना बंद हो जाएगा और दूसरा इसकी वजह से सबका टाइम बचेगा क्योंकि किसी ना नाम देखने के लिए आपको पेपर का ढेर नहीं खोजना पड़ेगा। अब देखिए कि कौन कौन सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व है उसका रिकॉर्ड रखिए। जब प्रमोशन के लिए बात करने का टाइम आए तब आपके पास दिखाने के लिए सबूत भी होंगे। ये बात भी नोट करना जरूरी है कि कोई भी जरूरी चीज यूं ही हाथ नहीं आ जाती है। हम सभी को एक आसान जिंदगी चाहिए, लेकिन अभी तक जो भी आपने हासिल किया है जरा उसके बारे में भी तो सोचिए। क्या वो सब आपको बिना मेहनत के मिल गया था? क्या ये सब आपको तुरंत मिल गया था? शायद नहीं। मुश्किलों के बाद ही फल मिलता है। इसलिए अपना गोल हासिल करते समय आपके सामने जितनी भी मुश्किलें आएं उनका डटकर सामना कीजिए। इससे आपका गोल ज्यादा कीमती बन जाएगा। वर्क एज हार्ड एज यू पॉसिबली कैन ऑन एटलीस्ट वन थिंग एंड सी व्हाट हैपन्स। कोयला कोई बेशकीमती चीज नहीं है। ये एक काला पत्थर है जिससे एनर्जी जनरेट होती है। कोई भी कोयले को देखकर अट्रैक्ट नहीं होता है और ना ही कोयले को अपने पास रखना चाहता है। जाहिर है आप भी कोयला नहीं पाना चाहेंगे, लेकिन क्या होगा अगर आप उसी कोयले को बहुत ज्यादा प्रेशर और गर्मी में रख दिया जाए तो? कोयले के एटम्स खुद को क्रिस्टल अलाइनमेंट में अरेंज कर लेते हैं। इसी क्रिस्टल अलाइनमेंट की वजह से हीरा बनता है। हीरा बेशकीमती होता है और सभी इसे पाने की चाहत रखते हैं। ये खूबसूरती और दौलत का सिंबल भी माना जाता है। कोयले से हीरे बनने का ट्रांसफॉर्मेशन इंसानों पर भी अप्लाई होता है। मुश्किल चैलेंजेस और प्रेशर आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। अगर आप किसी चीज में अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। ये सुनी हुई बात लगती है ना? दूसरे कहते हैं कि मेहनत करो तो सक्सेस हाथ आएगी, लेकिन आप आखिर इतनी मेहनत किस चीज के लिए कर रहे हैं? क्या आप बस यूं ही हर चीज में बेस्ट बनना चाहते हैं? जहां ये सुनने में एकदम सही लगता है वहीं असल में ये सही नहीं है। जिंदगी में कोई मकसद ना होना जिंदगी को बेरंग बना देता है। आपका कोई गोल होना ही चाहिए, फिर चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो। इससे आपकी जिंदगी खूबसूरत और मजेदार बनेगी। आइए बैरी का एग्जाम्पल देखते हैं। बैरी का फ्यूचर उसके लिए उसके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया था। वो चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे और एक अच्छी जॉब करे।
बैरी ने ये दोनों ही चीजें हासिल कर ली थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ खाली खाली सा लगता था। बैरी अपने दोस्तों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखता था। वो दुनिया घूम रहे थे, उन्हें पार्टनर भी मिल गया था और उन्होंने घर भी खरीद लिया था। इसकी वजह से बैरी को बहुत स्ट्रेस होने लगा। वो दुखी और परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी जिंदगी से क्या चाहिए था। उसे नहीं पता था कि उसे किस चीज से खुशी मिलेगी। उसका कोई मकसद नहीं था। अगर जीवन में आपका कोई मकसद नहीं है तो आपको हर चीज से चिढ़ होने लगती है। यही हाल बैरी का था। उसके दोस्तों की अचीवमेंट देखकर बैरी के दिल में कड़वाहट भर रही थी। तो अगर आपका भी बैरी की ही तरह कोई गोल नहीं है तो फिर आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? अपने आप को कुछ रूल्स फॉलो करके डिसिप्लिन करने की कोशिश कीजिए। अक्सर हर धर्म में कुछ रूल्स होते हैं जो उसे मानने वाले लोग फॉलो करते हैं। ये रूल्स एक इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी जीने में गाइड करते हैं। यहाँ मेन बात है रूल्स को फॉलो करना। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे जंक फूड खाना कम करना क्योंकि आप हेल्दी होना चाहते हैं, या हर दिन 15 मिनट वॉक करना। छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए ताकि आप देख सकें कि उस पर टिके रहने का डिसिप्लिन आप में है या नहीं। छोटी शुरुआत कीजिए और एक बार में एक ही चीज़ कीजिए। इससे आप परेशान होने से बचेंगे। इसकी वजह से ये भी होगा कि जो चीज़ आपने चुनी है उसमें आप मास्टर हो जाएंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपको महसूस होगा कि अपनी जिंदगी के गोल को लेकर आपका डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और पैशन बढ़ रहा है। If old memories still upset you, write them down carefully and completely. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप अपने अतीत के बारे में ना सोचें। हो सकता है कि आपने अपने शब्दों या एक्शन से किसी का दिल दुखाया हो। हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते थे उसने आपको धोखा दिया हो। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि दुख जिंदगी का एक हिस्सा है। इसलिए अपने अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। लेकिन अगर आप अपने अतीत से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो? अगर आज भी पुरानी यादें आपको दुख देती हों तो? अगर आज भी आपको गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और बेचैनी महसूस होती हो तो? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना। मान लीजिए आपको कोई भयानक घटना आ गई और आपके जख्म फिर से हरे हो गए। आपको कुछ साल पहले गन पॉइंट पर लूटा और धमकाया गया था। वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी और इतना समय बीत जाने के बाद भी इसकी याद आने पर आप कांप जाते हैं। इस सिचुएशन में आप खुद पर ध्यान दे सकते हैं। देखिए कि आज आप कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये महसूस करना कि आप कहाँ हैं आपको अपने पास्ट को स्वीकार करने में मदद करेगा। ये जरूरी है कि आप खुद को याद दिलाएं कि जो हो गया वो बीत चुका है। जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन वो समय अब बीत चुका है। फिर देखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ। आप वो हैं जो आप कुछ होने के बाद सोचते या करते हैं। आइए सैम का एग्जाम्पल देखते हैं। वो लंबे समय से एक बुरे रिलेशनशिप में थी। उसे शुरुआत में लगता था कि वो बुरा इवेंट ही असल में वो है। सैम खुद को एक विक्टिम की तरह देखने लगी थी जिस पर लोगों को दया करनी चाहिए। लेकिन ये गलत है। सैम विक्टिम नहीं है। सैम को वो चीज़ें डिफाइन करती हैं जो उसने ब्रेकअप के बाद की थी। उसने थेरेपी ली और खुद पर फोकस किया। उसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से हासिल किया और अपनी जिंदगी के इम्पोर्टेंट लोगों से फिर से कनेक्ट करने लगी। जो भी बुरी घटना आपके साथ घटी है उसे देखने का नजरिया बदलिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ जो हुआ है उसे आप नकार दें। ये खुद को मजबूत करने का एक तरीका है। जब सैम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती है तो उसकी बॉडी टेंस हो जाती है। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो कमजोर और छोटा महसूस करने लगती है। लेकिन फिर सैम ने अपने पास्ट रिलेशनशिप को दूसरे नजरिए से देखना शुरू किया। उसने अपने एक्स को एक बड़े और बुरे राक्षस की तरह इमेजिन किया जिससे चंगुल से वो कभी नहीं निकल सकती थी। लेकिन फिर भी सैम निकल पाई। उसका एक्स कोई राक्षस नहीं था कि जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा सकती थी, बल्कि वो एक इंसान था। उसके पास सुपर हीरो वाली पावर नहीं थी।
यहाँ हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि अलग नज़रिए से देखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सैम के एक्सपीरियंस को नकार रहे हैं, बल्कि ये उसके एक्स को देखने का अलग तरीका है जो असल में कोई राक्षस नहीं था। इस बात का एहसास होना सैम के जैसे एक्सपीरियंस से गुजरने वाले लोगों के लिए बहुत सुकून पहुंचाने वाली बात होती है। उन पर जुल्म करने वाला कोई पावरफुल राक्षस नहीं था। नजरिया बदलने से ये महसूस करने में भी मदद मिलती है कि अब वो उस बुरे बर्ताव के बंधन से आज़ाद हो गए थे। अपने सभी फेलियर और सक्सेस को याद रखना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए उनके बारे में लिखना अच्छा होता है। इस बारे में लिखिए कि अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने या किसी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपने कितनी मेहनत की थी। अपने पहले ब्रेकअप के बारे में लिखिए कि आपको कितनी तकलीफ हुई थी। अच्छी यादों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बुरी यादों को याद करने से आपको फील होता है कि आप कितना ग्रो कर चुके हैं। ये आपको याद दिलाता है कि आपने कितना कुछ झेला है, इसलिए आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। बी ग्रेटफुल इन स्पाइट ऑफ योर सफरिंग। आप जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काबिल हैं। हर इंसान की आदत होती है कि वो खुद को कमतर समझता है। ये साइन है कि खुद को कम आंकना बंद कीजिए। आपने कई स्ट्रगल और चैलेंजेस झेले हैं। आप ऐसा तब भी कर पाए थे जब आप अपने डर का सामना करने से डर रहे थे। सिर्फ पिक्चर का हीरो हिम्मत वाला नहीं होता है, बल्कि आप और हम जैसे आम लोग भी बहुत हिम्मत वाले हैं। उथल पुथल से भरी इस दुनिया में पॉजिटिव थिंकिंग रखना भी बहुत हिम्मत का काम है। आपका पिछला दिन खराब बीता था, लेकिन फिर भी आप अगले दिन सुबह उठाते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। चाहे आपके साथ जो भी हुआ हो, आप आगे की तरफ उम्मीद से देखते हैं। ये सब हिम्मत का काम है। ये पॉजिटिव अप्रोच आपको हमेशा फायदा देगी। एक कहावत है कि रोशनी तक पहुंचने के लिए अंधेरे से होकर गुजरना पड़ता है। जेम्स को पॉजिटिव सोच रखने में मुश्किल होती है। वो न्यूज़ में दिखाई जाने वाली बुरी खबरों को देखता है तो उसे हर जगह सिर्फ बुराई ही नजर आती है। वो अपनी जिंदगी में कभी कभार ही अच्छी चीजें एक्सपीरियंस कर पाता है। जेम्स को पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए क्या मोटिवेट कर सकता है? इसकी शुरुआत ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुल शुक्रगुजार होने से की जा सकती है। आपके पास जो चीज़ है, आप तब तक उसकी अहमियत नहीं समझते जब तक आपको ये ना पता चले कि चीज़ें इससे भी खराब हो सकती थी। मान लीजिए जेम्स अपनी जॉब से नफरत करने लगा था। उसे कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस होता था। जेम्स कुछ और भी करना चाहता था, इसलिए वो अपने बॉस के पास गया और इस बारे में बात की। यही वो समय था जब जेम्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए था। जब जेम्स ने कहा कि वो अपने काम से खुश नहीं है और उसे एक कमी सी लगती है, तो उसके बॉस ने पूछा कि क्या वो और ट्रेनिंग लेना चाहता है। जेम्स एक अच्छा असिस्टेंट मैनेजर था जिसमें वो स्किल्स थी जिनकी मदद से वो मैनेजर भी बन सकता था। ये जानकार कि वो अपनी स्किल्स डेवलप कर सकता है, वो खुश हो गया और उम्मीदों से भर गया। ये बात सुनकर जेम्स के मन में शुक्रगुजार होने की फीलिंग आई। वो शुक्रगुजार था कि उसके पास ऐसे बॉस हैं जिन्होंने उसकी बात सुनी और एक ऐसी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयीज की सच में परवाह करती थी। हमेशा आगे देखने के लिए कुछ ना कुछ होता ही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिन कितना ही बुरा या मुश्किलों भरा क्यों ना हो और आपको कितना ही नाउम्मीद क्यों ना हो। छोटी से छोटी चीज में उम्मीद की किरण और खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए और शुक्रगुजार होना सीखिए। जिंदगी मुश्किल जरूर है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत भी हो सकती है। कंक्लूजन। आपने खुद के साथ, दूसरे लोगों के साथ और सोसाइटी के साथ बनाए गए रिश्ते को हैंडल करना सीखा। पहला रूल है अपने सोशल रिलेशन पर ध्यान देना। आपकी जिंदगी का हर पल इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो चीज़ आपने बचपन में एक्सपीरियंस की होगी उसका असर आपकी जवानी में दिखेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप दूसरों से बात करें, फिर चाहे वो दोस्त हों या फिर कोई प्रोफेशन। सोशल रिलेशन आपके मेंटल स्टेट को ठीक रखने में मदद करते हैं। एक थेरेपिस्ट से अपने अतीत के बारे में बात करने से आपको याद आएगा कि आपने क्या क्या सहा और उससे उभरे भी हैं। अपने दोस्त से प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करने से आपको अपने गोल को हासिल करने में मदद मिलती है। वो आपको याद दिलाते हैं कि आपका गोल क्या है।
दूसरा रूल है, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं उसे छुपाना बंद करें। जिस चीज़ को आप आज छोटी प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ये आपके रिश्तों पर भी अप्लाई होता है, फिर चाहे वो आपका पार्टनर हो, दोस्त हो या परिवार। जितनी जल्दी हो सके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कीजिए। बात करने को आगे के लिए टालते मत रहिए। प्रॉब्लम्स को एक सड़े हुए फल की तरह देखिए। अगर आप इसे समय से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये बाकी फलों को भी खराब कर देगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर आप उस इंसान से प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम और भी बिगड़ती जाएगी। तीसरा रूल है, ये याद रखना कि हर जिम्मेदारी के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपी हो सकती है। अपने ऑफिस में उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को खोजिए जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। फिर उसका सल्यूशन निकालिए। अपने किए गए हर काम का रिकॉर्ड रखिए। इससे आपको प्रमोशन में मदद मिलेगी। चौथा रूल है, एक समय पर एक ही चीज पर ध्यान दें और फिर देखें कि क्या होता है। हम सभी हर चीज में अच्छा होना चाहते हैं। इससे हम फ्लेक्सिबल और मल्टी टैलेंटेड लगते हैं। लेकिन एक चीज में मास्टर होने से आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर आपकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। पांचवा रूल है, पुरानी यादों को स्वीकार करना। पुरानी यादें नेगेटिव इमोशंस पैदा कर सकती हैं, लेकिन जब आप कोई दुखी करने वाला इवेंट याद करते हैं तो उसे दूसरे नजरिए से देखिए। इससे आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट का असर कम हो जाएगा। फाइनल रूल है कि अपने दुखों और परेशानियों के बावजूद भी शुक्रगुजार रहिए। चीज़ों का पॉजिटिव साइड देखिए, इससे आप ज़्यादा खुश और संतुष्ट फील करेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए शुक्रगुजार होना अच्छा तरीका है। आपके साथ होने वाली हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहिए। कुछ लोग कहेंगे कि रूल्स को फॉलो करना बोरिंग और बंधा हुआ फील कराता है। लेकिन रूल्स आपको बांधने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये तो आपकी पहुंच बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये आपको वो जिंदगी हासिल करने में मदद कर सकते हैं जो आप हमेशा हासिल करना चाहते थे। अगर आप अपनी स्पीड कम करना चाहते हैं तो एक रूल को कुछ महीनों तक फॉलो करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि ये कैसे आपकी पूरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है।